हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीयू अकेडमी। आज की वीडियो कुमाऊं यूनिवर्सिटी बीएड एंट्रेंस 2022 से रिलेटेड है। इसमें मैं आपको हिंदी लैंग्वेज से रिलेटेड 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाने वाली हूं। तो ये सीरीज़ है, इसमें पहला पार्ट है ये। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है, इसमें निर्देश दिया गया है कि प्रश्न संख्या 1 से लेकर 5 तक के जो प्रश्न हैं उसमें निम्नलिखित शब्दों में से विलोम चुनिए। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसी तरह से आपके सामने आपका जो एग्ज़ाम पेपर है वो आएगा, ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चों के क्वेश्चन आ रहे थे कि मैम जो लैंग्वेज है उसका ऑप्शन नहीं आया हमारे पास फिल करने के लिए। तो देखिए, ऑप्शन वहाँ पे आपके पास फॉर्म में नहीं आता है। जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठ के एग्ज़ाम दे रहे होंगे, आपके पास शीट मिलेगी आपको, ठीक है। एक आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, साथ में एक OMR शीट मिलेगी आपको। तो जहाँ OMR शीट मिलेगी उसमें एक ऑप्शन होगा, वहाँ पे आपको हिंदी लैंग्वेज या इंग्लिश लैंग्वेज में से एक ऑप्शन को चूज़ करना है, ठीक है। और उसी के अकॉर्डिंग अपना जो पेपर है वो सॉल्व करके ऑप्शन टिक करने हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको लैंग्वेज चूज़ करनी है। तो जो भी बच्चे हिंदी लैंग्वेज की तैयारी कर रहे हैं या उन्होंने जो भी तैयारी की है उसके अकॉर्डिंग वो अपने पेपर को, इस पेपर को साथ साथ सॉल्व करके देखें, ठीक है। जैसे जैसे मैं सॉल्व करवाऊँगी आप भी सॉल्व करके देखें। पूरा क्लियरली मैं इसमें समझाते हुए आपको सॉल्व करवाऊँगी पेपर, ठीक है। तो वीडियो को बिना स्किप करके देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखिए, पहला क्वेश्चन हम पे आता है ओजस्वी। ओजस्वी का हमें विलोम बताना है। तो देखिए, ओजस्वी का विलोम क्या होगा। ओजस्वी का मतलब क्या होता है। एक ओजस्वी का मतलब तो तेजस्वी भी होता है, ठीक है। अगर हम प्रायवाची देखें तो ओजस्वी का मतलब तेजस्वी, जिसमें तेज है। इसका विलोम क्या होगा, निस्तेज, जिसमें तेज नहीं है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका, देखिए यहाँ पे हमें क्लियरली समझना है, जितने भी हमारे पॉइंट हैं उन्हें अच्छे से हमें समझते हुए करना है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है क्वेश्चन में आपसे ओजस्वी या निस्तेज का ही विलोम पूछे। हो सकता है आपसे कायर का, भीरू का, आलसी का, किसी का भी पूछ लें। तो हमें क्लियरली समझते हुए चलना है, जिससे हमारे एक साथ काफ़ी सारी प्रैक्टिस हो जाए और साथ ही साथ तैयारी भी होती चले। तो कायर, कायर का मतलब क्या होता है, जो बहुत डरता है ना, डरने वाला। तो कायर का विलोम क्या होगा, निडर, ठीक है। तो इसका जो विलोम है वो भी हम साथ साथ लिखते चलेंगे। इसका विलोम क्या होगा, निडर, ठीक है। इन चीज़ों को आप नोट करते चलिएगा। भीरू, भीरू का मतलब क्या होता है। भीरू का मतलब होता है जो आसानी से हार मान ले, ठीक है। तो इसका विलोम क्या होगा, वीर, ठीक है। अब आता है आलसी। आलसी का सबको पता होगा कि आलस करने वाला, आलसी। तो इसका विलोम क्या होगा, परिश्रमी, है ना, परिश्रम करने वाला, परिश्रमी, ठीक है। ये किसका हो गया, आलसी का। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम पे लघु। लघु का विलोम क्या होगा। लघु का विलोम क्या होगा, गुरु। ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। बड़े का विलोम क्या होगा, सबको पता होगा इसका तो खैर, छोटा, है ना, छोटा। बड़े का विलोम हो गया। भारी का विलोम क्या होगा, हल्का, है ना। इन्हें नोट करते चलिएगा आप। छोटा, भारी का क्या होगा, हल्का, बड़े का छोटा। वज़न जो है, वज़न का कोई विलोम नहीं होगा, ठीक है। तो ये शब्द कट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऐश्वर्य। ऐश्वर्य का विलोम क्या होगा, ठीक है। ऐश्वर्य का विलोम होगा अनैश्वर्य। ए ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद आता है वैभव, ठीक है। वैभव का विलोम क्या होगा, वैभव का विलोम होता है दैन्य, ठीक है। वैभव का विलोम क्या होगा, दैन्य का कोई विलोम नहीं होगा, विलासिता हम कट कर देंगे। दरिद्रता, दरिद्रता का विलोम क्या होगा, दरिद्रता का विलोम होता है संपन्नता, ठीक है, संपन्नता, ठीक है। थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, आप नोट कर लीजिएगा ध्यान से सुन के, ठीक है। संपन्नता। फिर आता है नैसर्गिक। नैसर्गिक का क्या होगा,
नैसर्गिक का होगा कृत्रिम, ठीक है। नैसर्गिक मतलब प्राकृतिक, कृत्रिम मतलब खुद से बना हुआ, ठीक है। बी कृत्रिम, ठीक है। समानार्थक का क्या होता है? समानार्थक का विलोम क्या होगा? विरोधार्थक, ठीक है। समान मतलब जो एक जैसे समान हो, और विरोधार्थक मतलब जो एक दूसरे के विपरीत हो या विरोधी हो। फिर आता है चमत्कार। चमत्कार का विलोम क्या होगा? सामान्य, ठीक है। चमत्कार का विलोम क्या होगा? सामान्य, ठीक है। अगर किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई कर दूँगी। किसी भी तरीके का किसी भी क्वेश्चन में किसी भी शब्द का ऐसा है कि आपको लिखना नहीं आ रहा है, या आप कंफ्यूज हैं किसी भी शब्द के किसी भी अर्थ को जानने में, तो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बिल्कुल मैं आपको वहाँ पे जवाब दे दूँगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यथार्थ। यथार्थ का मतलब क्या होता है? यथार्थ का मतलब क्या होता है? यथार्थ का मतलब होता है सत्य, जो सच हो, ठीक है। तो इसका अगर हम विपरीत देखें तो क्या होगा? कल्पित मतलब कल्पना। नेक्स्ट इसमें देखिए, पहला है ए पे पॉइंट क्या दिया है हमें? कृत्रिम। कृत्रिम मतलब जो हमारे द्वारा बनाया गया हो, तो इसका विलोम क्या होगा? प्राकृतिक, ठीक है। तो इसका विलोम क्या होगा? प्राकृतिक। उचित का विलोम क्या होगा? अनुचित, ठीक है। तो ये दोनों तो एक दूसरे के विलोम हो गए, ये दोनों तो एक दूसरे के विलोम हो गए, उचित अनुचित, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक हमारा कंप्लीट होता है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है आपको, निम्न वाक्यों में से सही वाक्य चुनने हैं। कहाँ से लेके? प्रश्न नंबर 6 से लेके 8 तक में, ठीक है। तो सबसे पहला आप पे क्वेश्चन है 6 नंबर पे क्वेश्चन है आप पे कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें वाक्य शुद्धि देखनी है आपको, ठीक है, और सही वाक्य का चुनाव करना है। ऑप्शन ए है फल बच्चे को काट कर खिलाओ। ऑप्शन बी है बच्चे को काट कर फल खिलाओ। ऑप्शन सी है बच्चे को फल काट कर खिलाओ। और ऑप्शन डी है काट कर फल बच्चे को खिलाओ, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा होगा? तो यहाँ पे हमें ऐसा शब्द देखना है जो पूरी तरह से एक सार्थक अर्थ देता हो, ठीक है, जिसमें कि हमारी जो बात है वो स्पष्ट रूप से कही जा रही हो, ठीक है। अगर हम यहाँ पे पहला पॉइंट देखें, फल बच्चे को काट कर खिलाओ, ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ी सी वाक्य में अशुद्धि है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि फल से कहा जा रहा है फल बच्चे को काट के खिलाओ, ठीक है। ध्यान से सुनिए कि फल से कहा जा रहा है कि बच्चे को काटो और खिलाओ, इस तरह से, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट में देखें, बच्चे को काट कर फल खिलाओ। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि बच्चे को पहले काटो और फिर उसे फल खिलाओ, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ी सी अशुद्धि है, क्योंकि भाई समझने वाला कैसा भी समझ सकता है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपका दिमाग हो सकता है इस बात को भाई पॉजिटिव लेके जाएगा, उसको पता है कि आप फल खिलाने की नहीं कह रहे हो, लेकिन यहाँ पे अगर हम सही सेंस देखें तो यहाँ पे किस तरह से इस बात को कहा जा रहा है वो चीज़ हमें नोटिस करनी है। फिर यहाँ पे तीसरा पॉइंट देखिए कि बच्चे को फल काट कर खिलाओ। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि बच्चे को फल खिलाना है, कैसे खिलाना है? काट कर खिलाना है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे फोर्थ पॉइंट देखें हम, काट कर फल बच्चे को खिलाओ, ठीक है, काट कर फल बच्चे को खिलाओ, ठीक है। यहाँ पे क्या है? हमारी जो क्रिया है वो स्टार्टिंग में रख दी गई है, काटना, ठीक है, फल। तो यहाँ पे हमें एक जो स्ट्रक्चर होता है वो लेके चलना है। हमारा स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले नाउन या प्रोनाउन आती है, ठीक है, फिर उसके बाद हमारी वर्ब आती है, मतलब क्रिया आती है, संज्ञा या सर्वनाम के बाद हम क्या लेते हैं? क्रिया लेते हैं, ठीक है, या फिर हम कारक चिन्ह लेते हैं, ठीक है, कारक चिन्ह लेते हैं, फिर क्रिया लेते हैं, ठीक है। इस तरह से हम अपने सेंटेंस को तैयार करते हैं, बाद में अंत में सहायक क्रिया लेते हैं। तो इस तरह से अगर हम देखें तो हमारा ऑप्शन 3 जो है, ठीक है, ये वाला सही होगा। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो बात क्लियर है आपकी कि बच्चे को फल काट कर खिलाना है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ पे अगर हम देखें तो सारी चीज़ें क्रम में हैं। सबसे पहले बच्चे जो कि संज्ञा है, ठीक है, बहुवचन रूप है संज्ञा का। फिर को, ये क्या है? कारक है। फल जो कि संज्ञा है। काट कर खिलाना, ठीक है, काट कर खिलाओ। तो काट कर खिलाना क्या है? क्रिया है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे क्रम को मेंटेन किया गया है, क्रम को लगाया गया है,
ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट देखते हैं, 7वां क्वेश्चन है, बैल और बकरी घास चरती है। अब चरती है तो नहीं आएगा यहाँ पे, बैल और बकरी घास चरते हैं, ये वाला सही है, क्योंकि अगर आप कभी भी बात करोगे, यहाँ पे 2 लोगों की बात है तो आप बहुवचन का प्रयोग करोगे, ठीक है, जिसमें क्रिया में भी अगर हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं तो वहाँ पे क्या आएगा, कर चरते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट होगा, क्योंकि देखिए ऑप्शन सी क्या है, बैल और बकरी घास चरता है, गलत हो गया, एक वचन का प्रयोग है यहाँ भी। बैल और बकरी घास चरती हैं, ये फिर से ऊपर वाला ही रिपीट हो गया, तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं, एक क्वेश्चन है आपका, रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है। सारे में यही सेंटेंस लिखा हुआ है चारों ऑप्शंस में। अब यहाँ पे हमें सही ऑप्शन चुनना है। सही ऑप्शन में हमें देखिए, पहले तो ये देखिए कि आपके चारों जो ऑप्शन है उसमें अंतर क्या है। अंतर क्या है, रामचरितमानस अलग अलग तरह से लिखा हुआ है, ठीक है। अब आपको इसमें क्या करना है, रामचरितमानस सही तरह से किस तरह लिखा जाता है, ठीक है, सही ढंग रामचरितमानस को लिखने का क्या है वो हमें देखना है, और उसके बाद हमें बताना है कि रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है। तो यहाँ पे जो रामचरितमानस को लिखने का सही ढंग है वो है ऑप्शन ए, रामचरितमानस एक साथ लिखा जाता है। कभी भी आप रामचरितमानस की पुस्तक देखेंगे तो रामचरितमानस की जो पुस्तक है उसमें रामचरितमानस सीधा सीधा एक क्रम में लिखा हुआ है, ठीक है। इस तरह से हम बोलते हुए यहाँ पे थोड़ा सा पॉज लेते हैं, रामचरितमानस, रामचरित पे हम रुकते हैं तो हमें लगता है कि रामचरितमानस जो है वहाँ पे डैश है, इस तरह से ऑप्शन 4 भी बहुत लोग लगा सकते हैं, ठीक है। और कुछ लोग जिन्हें नहीं पता, जो हिंदी से है ही नहीं, और वो हो सकता है थर्ड ऑप्शन भी लगा दें, रामचरितमानस, ठीक है। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, लेकिन रामचरितमानस को जो लिखा जाता है एक साथ लिखा जाता है, ठीक है, इसमें कहीं भी गैप नहीं है, एक साथ बोला जाता है रामचरितमानस। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट है, रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है। चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न संख्या 9 से 14 तक के जो प्रश्न दिए गए हैं उनमें क्या करना है, हमें वाक्य के लिए एक शब्द चुनना है, मतलब एक शब्द वाले जो वाक्य होते हैं वो लिखने हैं। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, जानने की इच्छा रखने वाला। जानने की इच्छा रखने वाला कौन होता है, जिसे जानने की इच्छा हो वो कौन होता है, जिज्ञासु, जो जानने की इच्छा रखे। उत्साही कौन होता है, उत्साही कौन होता है भाई, उत्साही वो होता है जो उत्साह से युक्त होता है। उत्साह से युक्त मतलब बहुत ज़्यादा उत्साहित होता है किसी कार्य को करने के लिए, बहुत एनर्जेटिक होता है, उसे उत्साही कहते हैं, ठीक है। तत्पर, जो किसी भी कार्य को करने के लिए एकदम तैयार रहता है उसे कहते हैं तत्पर, ठीक है। और जिज्ञासा, जिज्ञासा क्या होता है, किसी भी तरह के ज्ञान को या किसी भी चीज़ को जानने के लिए जब हम इच्छुक होते हैं, ठीक है, और हमारी चाहत होती है कि हम किसी भी चीज़ को जाने, ठीक है, किसी भी चीज़ को समझें, इस चीज़ की जब हमारे पास चाहत होती है हम, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, जिज्ञासा। और जब हम जानने की इच्छा रखते हैं किसी चीज़ से, किसी चीज़ के बारे में पूछते रहते हैं, बार बार क्वेश्चन करते हैं, तो वो क्या होता है, जिज्ञासु। बहुत छोटा सा अंतर है जिज्ञासा और जिज्ञासु में। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, जिज्ञासु। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप पे, क्वेश्चन नंबर 10, दूसरों की बात सहन करने वाला, ठीक है। जो दूसरे की बात सहन करता है उसे कहते हैं सहिष्णु। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ठीक है। अब दूसरों पे कृपा करने वाला, ठीक है, वो क्या होता है, कृपालु, ठीक है। उदार हृदय वाला, उदार हृदय वाला या फिर बड़े हृदय वाला, विशाल हृदय वाला, जो कि मतलब जब कोई किसी को एकदम माफ़ कर देता है, इससे कोई गलती हो जाए भाई, दूसरे व्यक्ति ने उसे एकदम माफ़ कर दिया, तो उसे क्या कहते हैं कि इसका दिल बहुत बड़ा है, इसने माफ़ कर दिया, या उदार हृदय वाला है ये। तो उदार का मतलब एक तरह से होता है विशाल, ठीक है, उदार हृदय वाला। तो यहाँ पे जो बड़े हृदय वाला होता है या बहुत ही स्वभाव से अच्छा व्यक्ति होता है उसे उदार कहा जाता है। तटस्थ, तटस्थ का मतलब होता है जो किसी भी पक्ष में नहीं होता, किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं करता, ठीक है, उसे उसके लिए पक्ष विपक्ष कुछ नहीं होता, वो किसी भी एक पक्ष का समर्थन नहीं करता, उसे कहते हैं तटस्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, जिसके पास कुछ भी ना हो उसे क्या कहते हैं। तो जिसके पास कुछ नहीं होता उसे कहते हैं अकिंचन, ठीक है। गरीब किसे कहते हैं भाई, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है,
है ना। जिसके पास धन की कमी है वो गरीब है। जिसके पास जो मतलब बिल्कुल कंगाल हो, जिसके पास पहनने के लिए भी ना हो, बहुत ज़्यादा बहुत ही बुरी स्थिति में हो, उसे क्या कहते हैं? दरिद्र। और विनीत किसे कहते हैं? विनीत किसे कहते हैं? विनय से युक्त व्यक्ति को क्या कहा जाता है? विनीत कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बिना स्वार्थ के कार्य करने वाला, जो व्यक्ति बिना स्वार्थ के कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? निस्वार्थी, है ना। निस्वार्थ कार्य किया इसने। सहायक कौन होता है? जो किसी की सहायता करता है उसे सहायक कहते हैं। पुण्यात्मा, पुण्यात्मा वो व्यक्ति जो हमेशा पुण्य करे उसे पुण्यात्मा कहते हैं। ठीक है। हितैषी, हितैषी किसे कहते हैं? जो कि हमारी भलाई चाहने वाला होता है, हमारी भलाई की हमेशा इच्छा करता है कि भाई इसका हमेशा भला हो। जैसे कि शुभ चिंतक होता है ना। शुभ चिंतक और हितैषी जो होते हैं ये एक दूसरे के एक तरह से समानार्थी हैं। ठीक है, तो हितैषी कौन हो गया? हमारा शुभ चिंतक या हमारा भलाई चाहने वाला। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बिना स्वार्थ के कार्य करने वाले को क्या कहेंगे? निस्वार्थी। नेक्स्ट देखते हैं, किसी की सहायता करने वाला। किसी की सहायता करने वाले को क्या कहते हैं? सहायक। अभी हमने देखा था ऊपर। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। सहकार कौन होता है? सहकार वह व्यक्ति होता है जो कि हमारे साथ काम करता है। तो सहकार किसे कहेंगे? हमारे साथ काम करने वाले व्यक्ति को। सहृदय, सहृदय कहेंगे जिसका हृदय कोमल हो, बहुत ही नाजुक हृदय वाला, बहुत ही कोमल हृदय वाला, बिल्कुल जिसमें छल कपट ना हो, तो इसे सहृदय कहेंगे। और सहचर, सहचर कहेंगे साथ साथ चलने वाले को। ठीक है, साथ साथ चलने वाले को क्या कहेंगे? सहचर कहेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, किसी की सहायता करने वाला कौन होता है? सहायक। नेक्स्ट देखिए, कंजूसी से धन व्यय करने वाला, ये इसे क्या कहेंगे? मितव्ययी, ऑप्शन बी। ठीक है, अल्पव्ययी कौन होता है? जो कि मतलब यहाँ पे एक ऑप्शन में आपको कंफ्यूजन हो सकती है ना, अल्पव्ययी और मितव्ययी में। तो मितव्ययी तो होता है कंजूसी से धन व्यय करने वाला, और अल्पव्ययी होता है व्यर्थ के कार्यों में जो धन खर्च करता है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? अल्पव्ययी। ठीक है, कृपण क्या होता है? कृपण होता है जो धन का संग्रह करके रखता है। ठीक है, जिसका मतलब ही मकसद ये होता है कि मुझे धन इकट्ठा करना है, वो कृपण होता है। और मिश्रण क्या होता है? मिश्रण होता है मुलायम या कोमल वस्तु को क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं। मतलब जो मुलायम या कोमल वस्तु होती है उसे क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा आपका, कंजूसी से धन व्यय करने वाले को क्या कहते हैं? मितव्ययी, ऑप्शन बी करेक्ट होगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रज्जु शब्द का तद्भव रूप है। रज्जु शब्द का तद्भव रूप क्या है? तो इसका तद्भव शब्द पहले हम जानते हैं क्या होते हैं। तद्भव शब्द वो होते हैं जो कि हमारे संस्कृत निष्ठ शब्द हैं, उन्हें जब हमने बदल के हिंदी में लिया है वो शब्द होते हैं तद्भव। ठीक है, तत्सम होते हैं संस्कृत निष्ठ शब्द। ठीक है, संस्कृत निष्ठ शब्दों का परिवर्तन करके जब हम हिंदी में लेके आए तो वो तद्भव बन गए। ठीक है, तो यहाँ पे तद्भव शब्द पूछा है रज्जु का। रज्जु एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव रूप है रस्सी, ऑप्शन ए। ठीक है, राजपुत्र का क्या होगा? राजपुत्र का तद्भव क्या होगा? सॉरी, हाँ, राजपुत्र एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप क्या होगा? इसका तद्भव रूप होगा राजपूत। क्या होगा? राजपूत। यहाँ पे बस पुत्र की जगह पूत आ जाएगा। ठीक है, इसका रानी का क्या होगा? रानी का राजी, राखी। ठीक है, राखी। ठीक है, राजा का क्या होगा? राय। राजा का होगा राय। ठीक है, ये रा है। राय। ठीक है, या है राय होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इलायची का तत्सम शब्द है। इलायची का तत्सम शब्द क्या होता है? इलायची का तत्सम शब्द होता है एला, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट
किवाड़ शब्द है। किवाड़ कैसा शब्द है? तत्सम, तद्भव या देशज, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मैंने ये तो बता दिया था आपको तत्सम कौन से शब्द होते हैं, जो संस्कृत में शब्द होते हैं, संस्कृत से जो हिंदी में आए वो तद्भव शब्द होते हैं। और देशज शब्द कौन से होते हैं? देशज शब्द वह शब्द होते हैं जो बोलचाल या देश की अन्य भाषाओं से लिए गए होते हैं। ठीक है, या तो हमारे बोलचाल में शामिल है या फिर किसी अन्य देश से हमने उन शब्दों को लिया है। ठीक है, विदेशी शब्दों को जब हम अपने, वो तो विदेशी शब्दों का जो दूसरों से लिए हैं, ठीक है, लेकिन उन्हें जब हमने अपने में लाके कुछ परिवर्तन कर दिया, अपनी भाषा में लाके कुछ परिवर्तन कर लिया, तो वो देशज शब्द हो जाते हैं। तो यहाँ पे किवाड़ जो शब्द है वो कैसा शब्द है? किवाड़ को और क्या कहा जाता था? पहले भी कुछ कहा जाता था। अगर हम संस्कृत में देखें तो किवाड़ को क्या कहा जाता है? कपाट। ठीक है, तो कपाट शब्द जब इसका है और इसे हमने चेंज करके यहाँ पे किवाड़ शब्द लिया है हिंदी में, तो ये कौन सा हो गया? तद्भव शब्द हो गया। तो इसका तत्सम रूप क्या होगा? कपाट। तो किवाड़ क्या हो गया? तद्भव रूप हो गया। ऑप्शन ए करेक्ट हो गया इसमें। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए, आँख, नयन, नय और तिलक। कौन सा शब्द है भाई जो तत्सम नहीं है? बताइए। तो यहाँ पे देखिए जो शब्द है हमारा आँख, ये तत्सम नहीं है, ये तद्भव शब्द है। अगर हम आँख का तत्सम रूप देखें तो आँख का तत्सम रूप होगा अक्षी। ठीक है, अक्षय। ठीक है, तो यहाँ पे आँख जो शब्द है ये तत्सम नहीं है, ये तद्भव शब्द है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पे हमें तत्सम शब्द दिया गया है, उसे चुनना है। तो यहाँ पे हमारा जो तत्सम शब्द है कौन सा है? ए बारात, बी वर्षा, सी हाथी या डी आंसू। बताइए। चलिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी वर्षा, क्योंकि इसका अगर हम तद्भव रूप देखें तो तद्भव रूप क्या होगा? बारिश, है ना, बारिश या बरसात। ठीक है, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है? वर्षा, क्योंकि एक तत्सम शब्द है। फिर देखिए, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो आप सभी ने विशेषण की परिभाषा तो पढ़ी ही होगी। विशेषण की परिभाषा क्या होती है कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो शब्द विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, क्रिया क्या होती है? जब किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। ठीक है, अव्यय क्या होता है? अव्यय होता है जो व्यय ना हो सके उसे अव्यय कहते हैं। ठीक है, या फिर जिसमें हमें काल का, समय का पता नहीं चलता है उसे अव्यय कहते हैं। ठीक है, कारक, कारक क्या होते हैं? वाक्य में जिस शब्द का संबंध क्रिया से होता है उसे क्या कहा जाता है? कारक कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से विशेष्य क्या है? ठीक है, विशेष्य क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, ए और बी दोनों, या फिर कारक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। मतलब कि संज्ञा और सर्वनाम जो होते हैं वो दोनों ही विशेष्य होते हैं। अगर हम विशेष्य की डेफिनेशन देखें तो विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताती है उसे विशेष्य कहते हैं। ठीक है, इसमें विशेष्य कौन होंगे? संज्ञा और सर्वनाम दोनों ही विशेष्य हो सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, प्रविशेषण किसे कहते हैं? प्रविशेषण किसे कहते हैं? तो यहाँ पे हमें डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तो विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को प्रविशेषण कहते हैं। विशेष्य से पहले लगने वाले शब्द को प्रविशेषण कहते हैं। विशेष्य की विशेषता बताने वाले शब्द को प्रविशेषण कहते हैं, या विधेय की विशेषता बताने वाले को प्रविशेषण कहते हैं। तो यदि हम देखें तो प्रविशेषण किसे कहते हैं? विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को प्रविशेषण कहते हैं। विशेषण की जो विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? प्रविशेषण कहते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगर हम इसका उदाहरण देखें तो यहाँ पे देखिए, सीता बहुत मधुर गाना गाती है। तो यहाँ पे क्या है कि हमने
यहाँ पे एक विशेषता है कि सीता मधुर गाती है। अगर हम कहें भाई सीता बहुत ही अच्छा गाना गाती है, मधुर गाना गाती है, लेकिन यहाँ पे हमने मधुर की भी एक विशेषता बताई है कि वो बहुत मधुर गाती है। ठीक है, तो ये जो बहुत शब्द है ये क्या हो गया, प्राविशेषण हो गया। जैसे अगर हम कहें कि यह व्यक्ति बहुत लंबा है, ठीक है, हमने उसकी एक विशेषता बताई कि वो लंबा है। ठीक है, अगर हम कहें कि यह व्यक्ति लंबा है तो इसकी लंबाई जो है वो इसकी विशेषता है। ठीक है, लेकिन इसे हमने कहा बहुत लंबा है। बहुत लंबे का मतलब क्या हुआ, हमने उसकी जो लंबाई है उसकी भी एक विशेषता बताई कि भाई बहुत ज़्यादा लंबा है ये। ठीक है, बहुत लंबा कहने का मतलब है कि हमने उस पर थोड़ा सा प्रेशर डाला, उसे ज़्यादा बताना चाहा कि बहुत लंबा है। ठीक है, तो ये जो बहुत शब्द है ये क्या हो गया, प्राविशेषण हो गया। तो विशेषण की जो विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं वह प्राविशेषण कहलाते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ वह शब्द दिख रहा होगा आपको, इसके नीचे लाइन है, तो वह नेता विधायक है। रेखांकित पद कौन सा विशेषण प्रकार है। तो जो वह शब्द है इसका ये जो है ये कौन सा विशेषण का प्रकार है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो ये कौन सा है, ये सर्वनामिक विशेषण है, क्योंकि ये तो एक सर्वनाम है भाई। अगर हम देखें तो सर्वनाम है ये, यह वह, ये वे, ये तो सर्वनाम होते हैं, विशेषण थोड़ी ना होते हैं। विशेषण तो वो होते हैं जो किसी की विशेषता बताते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पे बहुत बच्चे कन्फ्यूज हो जाएंगे कि भाई हमने तो बचपन से ये पढ़ा है कि यह वह जो है ये तो सर्वनाम होता है, विशेषण तो होता नहीं है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो वह नेता, पहले तो ये नेता की विशेषता बता रहा है कि भाई वह नेता, वो वाला जो नेता है वही। ठीक है, नेता तो 50 हैं लेकिन वो वाला नेता। ठीक है, एक नेता की ओर इशारा हो रहा है कि वह नेता जो है वो विधायक है। ठीक है, तो यहाँ पे इस नेता की विशेषता क्या है, वह नेता। ठीक है, तो ये कौन सा शब्द हो गया, ये हो गया सर्वनामिक विशेषण। मतलब जिन विशेषणों में सर्वनाम का प्रयोग होता है। ठीक है, या कहा जाए कि जो सर्वनाम संज्ञा के, सर्वनाम शब्द संज्ञा के लिए विशेषण का काम करते हैं। ठीक है, कहने का अर्थ है कि ये सर्वनाम शब्द है, सबसे पहले हम संज्ञा लगाते हैं। ठीक है, वो शब्द संज्ञा न होके विशेषण का काम कर रहा है तो उसे क्या कहेंगे, सर्वनामिक विशेषण कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वह नेता विधायक है में जो वह पद है ये क्या है, संज्ञा है, लेकिन ये नेता के लिए क्या कर रहा है, विशेषण का काम कर रहा है। ठीक है, ये जो सर्वनाम शब्द है ये संज्ञा के स्थान पे लगा है। यहाँ पे किसी का नाम हो सकता था, कि कुछ भी नाम हो सकता था, गणेश हो सकता था कि गणेश नेता जो है वो विधायक है, तो गणेश की जगह यहाँ पे वह लगा है। ठीक है, एक नाम की जगह पे यहाँ पे संज्ञा की जगह पे क्या लगाया गया है, सर्वनाम लगाया गया है। और ये सर्वनाम जो है ये विशेषण जो है नेता, नेता जो है ये विशेषण है। ठीक है, इसका जो विशेषता है उसे बता रहा है कि जो नेता है, ठीक है, नेता जो है वो क्या है, वह वाला नेता, वह नेता क्या है, विधायक है। ठीक है, तो वह जो शब्द है, ये वह जो शब्द आ रहा है आपका, ये शब्द क्या कर रहा है, विशेषता बता रहा है, किसकी, नेता की विशेषता बता रहा है। तो यहाँ पे ये जो नेता की विशेषता बताई जा रही है, तो यहाँ पे ये कौन सा शब्द हो गया, सर्वनामिक विशेषण हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं संस्कृति का विशेषण क्या है। अगर हम देखें संस्कृति का विशेषण क्या होगा, तो जो संस्कृति शब्द है ये क्या है, एक संज्ञा शब्द है, और इसके आगे अगर हम एक प्रत्यय लगा दें तो सांस्कृतिक बनेगा, और सांस्कृतिक बनने पे ही एक विशेषण बन जाएगा, क्योंकि संस्कृति जो होती है उसकी एक विशेषता क्या होती है, संस्कृति। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो संस्कृत तो एक भाषा है, विशेषण नहीं है, और संस्कृति और सांस्कृतिक और सांस्कृतिक ये एक तरह से लिखने के तरीके से भी आपको पता चल जाएगा कि जो शुद्ध वाक्य है वही इसका सही उत्तर है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है, आनंद शब्द का पर्यायवाची है। आनंद शब्द क्या होता है भाई, जो हमें बहुत ही खुशी प्रदान करे वो आनंद होता है। तो आनंद शब्द का पर्यायवाची क्या होता है, आनंद शब्द का पर्यायवाची होगा ऑप्शन डी, प्रमोद। ठीक है,
प्रमोद हो सकता है। इसके अलावा आमोद, विनोद, प्रसन्नता, सुख, हर्ष, खुशी, ये सभी क्या हो सकते हैं, आनंद के पर्यायवाची हो सकते हैं। सहकार का पर्यायवाची क्या हो सकता है, सहयोग, सहयोगिता, सहभाग, सहायक, ये सब क्या हो सकते हैं, सहकार के पर्यायवाची हो सकते हैं। स्पृहा का पर्यायवाची होगा अभिलाषा, इच्छा, आकांक्षा, मनोगत, ठीक है। और प्रमाद, प्रमाद का पर्यायवाची क्या हो सकता है, पागलपन, लापरवाही, ठीक है। ये सब क्या हो सकते हैं, प्रमाद के पर्यायवाची हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका इंद्र। इंद्र का पर्यायवाची क्या होगा, ऑप्शन ए है पुरंदर, ऑप्शन बी महेश, ऑप्शन सी महिषुर, ऑप्शन सी देवासुर। बताइए। इंद्र का पर्यायवाची होगा ऑप्शन ए पुरंदर, ठीक है। और महेश किसका पर्यायवाची होगा भाई, महेश किसका पर्यायवाची होगा, महादेव, नीलकंठ, गंगाधर, पशुपति, शिव, इन सब का पर्यायवाची क्या हो गया, महेश, ठीक है। अच्छा, हम इंद्र के कुछ और पर्यायवाची भी जान लेते हैं। इंद्र को देवराज भी कहा जाता है, पाकशासन, मधवा, महेंद्र, इन नामों से भी इंद्र को जाना जाता है। फिर आता है महिषुर। महिषुर किसे कहते हैं, ब्राह्मण, महिदेव, द्विज, विप्र, इन्हें क्या कहते हैं, महिषुर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, चपला का समानार्थी है। तो ऑप्शन है आपके ए ज्वाला, बी कंजूस, सी भामिनी और डी दामिनी। बताइए चपला का क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा दामिनी। समानार्थी शब्द है ये, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, दामिनी, ठीक है। अब इसके और भी समानार्थी शब्द हम देख लेते हैं, जैसे कि बिजली, तड़ित, चंचला, बिजुगी, ये शब्द जो हैं वो चपला के समानार्थी हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर हम ज्वाला का देखें तो ज्वाला का जो समानार्थी शब्द हैं वो है अग्नि, हुतासन, दहन, पावक। कंजूस का देखें, कंजूस का होगा कृपण, सूम। भामिनी का देखें तो भामिनी का होगा स्त्री, कांता, तिया, कामिनी। ये सब जो शब्द हैं ये इनके पर्यायवाची हैं, सॉरी समानार्थी हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अरविंद शब्द का पर्यायवाची है। अरविंद शब्द का पर्यायवाची बताना है। ऑप्शन ए है केवड़ा, ऑप्शन बी कमल, ऑप्शन सी गुलाब, ऑप्शन डी कच्छ वृक्ष। तो इसका अरविंद का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो होता है कमल, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ठीक है। इसके अलावा अन्य पर्यायवाची शब्द भी होते हैं, सरोज, जल, तामरस, राजीव, अंबुज। ये सब क्या होते हैं, अरविंद के पर्यायवाची होते हैं। नेक्स्ट देखिए, पापी शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा, पामक, निर्दयी, कुत्सित, अधम, पावकी, ठीक है। तो इसका समानार्थी क्या होगा, इसका समानार्थी होगा ऑप्शन बी निर्दयी, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इसके अलावा इसके कुछ अन्य पर्यायवाची शब्द भी हैं, जैसे कि या फिर समानार्थी शब्द और भी हैं, ठीक है। जैसे कि पापी को दुष्ट, अधम, खल, दुर्जन, ऐसे शब्दों से भी जाना जाता है। फिर आता है आपका चौमासा। चौमासा में कौन सा समास है, ठीक है। चौमासा में समास पूछा गया है, तो यहाँ पे 4 महीनों की बात हुई है। चौमासा का मतलब होता है 4 महीने, 4 मास, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो समास होता है इसमें पहला पद जो होता है वो अगर संख्यावाचक होता है तो वो क्या कहलाता है, जो भी हमारा शब्द होता है, ठीक है, पहला पद वो क्या होता है, अगर गिनती वाला हो, ठीक है, संख्यावाचक हो, तो उसे क्या कहा जाता है, द्विगु समास के अंतर्गत रखा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। देखिए चौमासा में चौ का मतलब है 4 और मासा का मतलब है मास या महीने, ठीक है। तो 4 महीने, तो ये क्या हो गया, 4 जो है वो एक गिनती हो गई, तो इस तरह से ये द्विगु समास में आ गया, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। द्वंद्व समास कौन सा होता है, द्वंद्व समास होता है माता पिता, ठीक है, एक दूसरे के एक तरह से जो पहला और दूसरा शब्द होता है
एक दूसरे से जुड़े होते हैं और इस तरह से उसमें एक योजक चिन्ह लगा होता है। अगर आप लिखेंगे माता पिता भाई बहन पति पत्नी, तो ये जो शब्द होते हैं ये द्वंद्व समास के अंतर्गत आता है। कर्मधारय समास जिसमें कि कर्म का पता चलता है, ठीक है, कर्म को प्रधानता दी जाती है, वो क्या होते हैं, कर्मधारय समास होते हैं। और तत्पुरुष समास वो होते हैं जिसमें कि कारक का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, कर्ता ने कर्म को कर्ण से। तो ये जो कारक होते हैं, इन कारक चिन्हों का जो प्रयोग किया जाता है तो वो तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है देशांतर में कौन सा समास है, ठीक है, देशांतर में कौन सा समास है हमें बताना है। तो यहाँ पे पूर्व पद अगर हम देखें तो वो क्या है, विशेषण है, और उत्तर पद क्या है, विशेष्य है, चूँकि हमारी विशेषता बता रहा है। तो यहाँ पे ये होगा कर्मधारय समास, कर्मधारय समास, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ठीक है, जो कि देशांतर, देश के बीच अंतर, ठीक है। तो देशांतर मतलब देश के बीच अंतर या देशों के बीच अंतर, उसे क्या कहेंगे, देशांतर। तो यहाँ पे जो विशेष्य है, ठीक है, वो विशेषता है। तो पहला पद जो है वो विशेषता है, ठीक है, विशेषण है, और उत्तर पद जो है विशेष्य है, मतलब पीछे का जो पद है वो विशेष्य है, जो कि अंतर बताने के लिए कह रहा है। और पहला किसके बीच अंतर है, देश के बीच अंतर। तो देशांतर जो है वो कर्मधारय समास है। नेक्स्ट देखते हैं पीताम्बर। पीताम्बर में कौन सा समास है, तो पीताम्बर में यहाँ पे देखिए कि जिस समास में दोनों पदों के मध्य से, देखिए यहाँ पे कौन सा समास होगा, यहाँ पे होगा बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास क्या होगा, देखा जाए तो पीला है जिसका अम्बर, ठीक है, पीताम्बर से तो कहेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जिस समास में जो दो पद होते हैं, ठीक है, दोनों पद के माध्यम से एक विशेष पद का विशेष अर्थ को बताने की अगर कोशिश की जा रही है तो वो क्या होता है, बहुव्रीहि समास होता है। क्योंकि पीताम्बर किसे कहा जाता है, श्री कृष्ण को भी कहा जाता है। अगर आप पीताम्बर सुनेंगे तो आपके दिमाग में एक इमेज बनेगी श्री कृष्ण की, ठीक है, क्योंकि पीला है जिसका अंबर, ठीक है, पीला है जिसका अंबर या पीत है जिसका अंबर। लेकिन यहाँ पे अगर हम अर्थ देखें तो यहाँ पे क्या होगा, पीताम्बर का एक अर्थ होता है, वो होता है श्री कृष्ण, ठीक है। तो यहाँ पे पीताम्बर शब्द से जो बोध करवाया जा रहा है वो श्री कृष्ण का करवाया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे बहुव्रीहि समास होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है राजपुत्र में कौन सा समास है। राजपुत्र में कौन सा समास है, बताइए भाई, बहुव्रीहि, तत्पुरुष, द्विगु या कर्मधारय। अब यहाँ पे देखिए बहुव्रीहि तो नहीं होगा क्योंकि तीसरे का बोध नहीं हो रहा है, द्विगु भी नहीं होगा, ठीक है, क्यों नहीं होगा, क्योंकि भाई यहाँ पे गिनती की बात नहीं हो रही है। फिर आता है तत्पुरुष और कर्मधारय। तत्पुरुष होगा, बिल्कुल होगा। राजपुत्र का मतलब क्या होता है, राजा का पुत्र। का क्या है, एक कारक चिन्ह है, ठीक है, कारक चिन्ह है का, तो राजा का पुत्र, ये जो का शब्द बीच में आता है ये एक कारक चिन्ह है। और मैंने कहा था आपसे कि जिन कारक चिन्हों का प्रयोग होता है, जब मतलब जो हमारे शब्द हैं उनमें एक कारक चिन्ह बीच में छिपा होता है, वो शब्द कौन से होते हैं, तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है हाथों हाथ शब्द में प्रयुक्त समास है। तो हाथों हाथ शब्द में कौन सा समास है, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व या द्विगु। यहाँ पे देखिए हाथों हाथ शब्द का प्रयोग हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या होगा, अगर हम विग्रह करें तो हाथ ही हाथ में, ठीक है, हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में। तो यहाँ पे हमें किसी भी तरह के किसी समय का बोध नहीं हो रहा है, ठीक है, किसी काल का पता नहीं चल रहा है, किसी वचन का पता नहीं चल रहा है, किसी लिंग का पता नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे हमारा जो समास होगा वो होगा अव्ययी भाव समास, ऑप्शन ए करेक्ट होगा हमारा। मुँह दो बात मुहावरे का अर्थ है। एक मुँह दो बात मुहावरे का क्या अर्थ होगा, ऑप्शन ए अत्यधिक बातें करना, बी बहुत कम बोलना, सी अपनी बात से पलट जाना, या डी बात बनाना, ठीक है। तो अगर हम इसका अर्थ देखें तो साधारणतः इसका अर्थ क्या होगा, अपनी बात से पलट जाना,
ठीक है, एक मुंह दो बात, मतलब एक ही मुंह से दो बातें करना, अपनी बात से पलट जाना। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है पानी पी पी कर कोसना। पानी पी पी कर कोसने का मतलब ये नहीं होगा कि वो भाग भाग पानी पिए जा रहा है और कोसे जा रहा है, ठीक है। इसका अर्थ होगा हर घड़ी दूसरे का अमंगल चाहना, मतलब जब मुंह खोलना, जिस घड़ी बैठना, उस घड़ी किसी न किसी का बुरा चाहना, इसका मतलब होता है पानी पी पी कर कोसना। ये एक मुहावरा है, ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं, न सावन सूखे न भादो हरे का अर्थ है। तो ऑप्शन ए है सदैव एक से मानसिक स्थिति में होना, सदैव सुखी रहना, सदैव प्रसन्न रहना या सुख दुख का भेद न जानना। तो क्या होगा इसका? इसका अर्थ होगा सदैव एक सी मानसिक स्थिति में रहना, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि ना तो सावन सूखेगा और ना भादो आएगी। नेक्स्ट है खेत रहना। खेत रहना ये एक लोकोक्ति है, ठीक है। इसका अर्थ बताइए। शहीद हो जाना, खेत में ही रुक जाना, खेत गिरवी रख देना या क्षेत्र में निवास करना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, शहीद हो जाना, खेत रहना, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं, गड़े मुर्दे उखाड़ना से क्या अभिप्राय है? गड़े मुर्दे उखाड़ना वैश्यम करना, कब्रिस्तान में शरारत करना, अंतिम संस्कार करना या पुरानी बातों को दोहराना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पुरानी बातों को दोहराना, गड़े मुर्दे उखाड़ना। नाक का बाल होना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? अधिक समीप होना, कष्ट देना, अधिक प्रिय होना या पालतू होना। अब नाक का बाल होने का मतलब जाहिर सी बात है पालतू होना तो नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इसे ही काटेंगे, फिर कष्ट देना भी नहीं होगा, अधिक समीप भी नहीं होगा, इसका अर्थ होगा अधिक प्रिय होना। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है कागज़ काले करना। कागज़ काले करने का क्या मतलब होगा? कागज़ बदलना, ज़्यादा लिखना, व्यर्थ लिखना या किताब लिखना। तो देखिए यहाँ पे कागज़ बदलना भी इसका अर्थ नहीं होगा, ठीक है। ज़्यादा लिखना भी नहीं होगा, ना ही किताब लिखना होगा इसका अर्थ। इसका जो अर्थ होगा वो होगा व्यर्थ लिखना, ठीक है। इसका अर्थ क्या होगा? व्यर्थ लिखना। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, तुम क्यों उसके काम में अड़चन डालते रहते हो। यहाँ अड़चन डालते का क्या अर्थ होगा? जले पर नमक छिड़कना, पापड़ बेलना, टांग अड़ाना या मुहावरे की खाना। तो यहाँ पे इसका अर्थ क्या होगा? टांग अड़ाना, ठीक है। यहाँ पे ये जो शब्द है अड़चन डालना, ये अगर हम मुहावरे में बोलें कि तुम उसके काम में अड़चन क्यों डालते हो, तो यहाँ पर कहा जाएगा कि तुम उसके काम में टांग क्यों अड़ाते हो, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इसके नियम जो मुहावरा लगेगा वो लगेगा टांग अड़ाना। नेक्स्ट देखिए, स्थिति में परिवर्तन न होने के भाव को व्यक्त करने वाली सही कहावत है, ठीक है। स्थिति में परिवर्तन न होने का भाव, ठीक है, उसे हमें बताना है। जस दुल्हा तस बनी बगाता, या फिर दूसरा है न सुख में मोटे न दुख में दुबले, तीसरा है न गरजे न बरसे वहीं धूप की धूप, या चौथा वही ढाल के तीन बात। इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए? तो यहाँ इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा वही ढाक के तीन बात, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अच्छा, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, ये जो ढाल है यहाँ पे ढाल ना होकर यहाँ होगा ढाक, ठीक है। का शब्द आएगा यहाँ पे ला की जगह, तो वही ढाक के तीन बात, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, 50 क्वेश्चन है, ठीक है, कंप्लीट होने वाले हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक कर दें। नेक्स्ट देखिए, अनजान सुजान सदा कल्याण लोकोक्ति के का भावार्थ है। तो इसका भावार्थ क्या है? अनजान और सुजान के साथ सदैव लाभ मिलता है। बी, भोला भाला ज्ञानी कल्याण कारक होता है। सी, मूर्ख और ज्ञानी दोनों मज़े में रहते हैं। या डी, मूर्ख स्वयं को ज्ञानी समझकर नुकसान करता है। तो इसका जो हमें राइट आंसर मिलेगा, राइट आंसर क्या होगा भाई, पहले आप बताइए। इसका
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। मूर्ख और ज्ञानी दोनों मज़े में रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अशफियाँ लुटे कोयलों पर मोहर, इस कहावत का अर्थ है। ठीक है, इस कहावत का अर्थ बताइए। मूल्यवान वस्तु की अपेक्षा तुच्छ वस्तु का ज्ञान, छोटी वस्तु की सुरक्षा में अधिक व्यय, संपूर्ण लाभ स्वयं उठाना, या आय से अधिक व्यय। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मूल्यवान वस्तु की अपेक्षा तुच्छ वस्तु पर ध्यान देना। नेक्स्ट है, रीत्यानुसार का सही संधि विच्छेद क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से हमें सही ऑप्शन बताना है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा रीति प्लस अनुसार। ठीक है, रीति प्लस अनुसार, रीत्यानुसार, ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये थोड़ा आपको संधि विच्छेद पढ़ने भी पड़ेंगे, तब आपको नियम पता चलेंगे। जैसे जैसे आपको नियम पता चलेंगे तभी आप समझ पाएंगे कि जो यहाँ पे संधि विच्छेद हो रहा है या संधि की जा रही है वो किस तरह से की जा रही है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद सही है। ठीक है, प्राओण, प्राऊण, प्रौण या प्र प्लस ओण। तो यहाँ पे देखिए प्रौण लिखना चाह रहे हैं, तो प्रौण को किस तरह से लिखा जाता है ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा वो होगा, इसका राइट आंसर होगा प्रौण का ऑप्शन बी, प्रा प्लस ओण। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रा प्लस ओण, प्रौण। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अत्युत्तम के संधि विच्छेद का सही विकल्प चुनिए। तो अत्युत्तम को अगर हम लिखें तो अति प्लस उत्तम, ये सही शब्द होगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद है। ठीक है, उच्छ्वास का जो सही संधि विच्छेद होगा, यहाँ पे सबसे पहले तो उच्च नहीं आएगा। ये जो दोनों शब्द आपको सी और डी में दिए गए हैं उच्च वाले, ठीक है, दोनों ही गलत हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे आएगा उत्। ठीक है, दूसरा आएगा श्वास नहीं आएगा, श्वास आएगा, श्वास। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, उच्छ्वास। ठीक है, जो कि संधि करने पर बनेगा उच्छ्वास। ठीक है, यहाँ पे विसर्ग संधि लगी है। ठीक, सॉरी, व्यंजन संधि का प्रयोग हुआ है, व्यंजन संधि लगी है। नेक्स्ट आता है आपका सप्तऋषि, इससे बनी संधि है। तो सप्तऋषि को अगर हम बनाएंगे तो कौन सी संधि है। तो यहाँ पे देखिए हमें 4 संधि दी हैं, दीर्घ, यण, गुण या व्यंजन। तो सबसे पहले तो सप्तऋषि जो है मैं आपको बता दूँ एक स्वर संधि है, व्यंजन संधि नहीं है, क्योंकि यहाँ पे व्यंजन का प्रयोग नहीं हुआ है। इस जगह पर यहाँ पर व्यंजन का प्रयोग नहीं हुआ है, यहाँ पे गी से ऋषि बना हुआ है जो कि एक स्वर है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम ये काटेंगे, व्यंजन संधि नहीं है। उसके बाद आता है दीर्घ संधि है, यण संधि है या गुण संधि है। ठीक है, तो अगर हम देखें कि हमारे पास एक नियम होता है, ठीक है, कैसा नियम कि दीर्घ संधि का नियम क्या कहता है कि यदि आ के बाद, आ या आ जो होता है, आ या फिर बड़ा आ के बाद अगर हम आ या बड़ा आ को जोड़ते हैं तो हमारे पास क्या आता है, यहाँ पे हमारे पास भी आ या बड़ा आ आता है। इसी तरह से ई और ई को जोड़ने पर बड़ी ई आती है। ठीक है, मतलब बड़ा आएगा, यहाँ पे बड़ी ई आएगी और ऐसे ही बड़ा ऊ आएगा। ठीक है, इस तरह से ये दीर्घ संधि का नियम होता है। नेक्स्ट अगर हम देखें यण संधि का नियम, तो यण संधि का जो नियम होता है वो या लगने पर, जैसे कि अगर यहाँ पे पहले जो शब्द है, ठीक है, उसमें आ, ई या ऊ लगा हुआ है और उसके बाद दूसरे में जैसे यहाँ पे आ है, ई है या फिर ऊ है और इधर जमा में या शब्द है पहले। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, वो जो शब्द होगा वो आधेता में बदल जाएगा। ये वाला शब्द जो आधेता नहीं, कहने का अर्थ है कि ये वाला यहाँ पे जो शब्द होगा जिस पे ये मात्राएं होंगी वो शब्द क्या होगा, आधा हो जाएगा और यहाँ पे ये वाला जो शब्द है पीछे वाला वो ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, ये आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। तो इसका एक उदाहरण है जैसे कि अत्यंत। ठीक है, अति प्लस अंत, अगर हम देखें तो अत्यंत, तो हम इसे लिखते कैसे हैं, अत्यंत। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या शब्द होगा
कि यहाँ पे आ ई ऊ आया और यहाँ पे आ आया, तो यहाँ पे ये या में बदल गया और यहाँ पे ये जो शब्द था वो आधा हो गया। ठीक है, तो ये हो गया यण संधि को। आप एक बार इन संधियों को जो डेफिनेशन है उन्हें आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर आता है गुण संधि। गुण संधि क्या कहती है, आ या आ के बाद अगर ई या ई आता है तो हमारा क्या बनता है, ए बनता है। इसी तरह से अगर आ या आ के बाद ऊ या ओ आता है तो ओ बनता है, और अगर आ या आ के बाद री से ऋषि, जैसे कि यहाँ पे आ या आ का यूज़ हुआ है, छोटे आ का यहाँ पे प्रयोग किया गया है। आपको पता होगा कि अगर हम त को लिखेंगे अलग अलग करके तो त प्लस अ बनेगा। तो ये जो आ है इस शब्द का प्रयोग हुआ है यहाँ पे, छोटा आ, और उसके बाद फिर री से ऋषि आएगा तो वो मिलके क्या बनेंगे, अर बनेंगे। अगर वो मिलके अर बनेंगे तो अगर हम यहाँ पे अर का प्रयोग हुआ है, ठीक है, सप्तऋषि, तो अगर हम सप्तऋषि को पूरा करेंगे तो किस तरह से बनेगा, ये सप्तऋषि। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, ये अर का प्रयोग हुआ है, यहाँ पे आ तो ये लगा के शब्द पूरा करा गया है और यहाँ पे इस गा को बढ़ा दिया गया है। ठीक है, आधे गा को यहाँ पे बढ़ा दिया गया है। तो यहाँ पे ये क्या हुआ है, सप्तऋषि कैसा शब्द है, एक गुण संधि का शब्द है, जो कि किस में आता है, स्वर संधि के अंतर्गत आता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और साथ ही आपको सब चीज़ें समझ आई होंगी। अगर इसके अलावा भी कोई भी ऐसा पॉइंट है, कोई भी ऐसी चीज़ है जो कि आपकी समझ में नहीं आई है, तो बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपको वहाँ पर रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय।